एपिसोड की शुरुआत में हमें एक खतरनाक टॉम का नजारा दिखाया जाता है जो एकदम सुनसान लग रहा था और इसके कुछ दूरी पर काफी सारे लाशें वहीं पर बिखरी हुई थी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर काफी खतरनाक तरीके से फाइट हुई थी और वो मॉन्स्टर से ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर मरे हुए हैं। फिर हम इसके आगे की तरफ आते हैं जहाँ पर एक बंदा अभी भी जिंदा खड़ा होता है और यही बंदा हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम सीओ जूहोन है। लेकिन सामने की तरफ रेंग रहा पाइथन ने उस पर अचानक से अटैक कर दिया था, जो देखकर जूहोन वहां से तुरंत ही भागना शुरू कर देता है, लेकिन वो पाइथन उसका पीछा नहीं छोड़ता। जो देखकर जूहोन एक ऊंची छलांग लगाते हुए अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने के साथ सीधे उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन वो पाइथन अपने दांतों का इस्तेमाल करते हुए उसकी स्वॉर्ड को वहीं पर ब्लॉक कर चुका। अब ये देखकर जूहोन हार नहीं मानता, वो उस पर अपना और जोर लगाने लगता है, और वो कितना भी जोर लगा ले उस पर एक खरोच तक नहीं आती। इसी वजह से वो फिर से वहां से भागना शुरू कर चुका और वो पाइथन भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा होता है। जो देखकर जूहोन एक दीवार का सहारा लेते हुए एक ऊंची छलांग लगा चुका, जिसकी वजह से देखने से ऐसा लगने लगा था कि अब वो दोनों टकराने वाले हैं, लेकिन उस पाइथन को भनक लग जाती है कि उसकी स्वॉर्ड में जरूर कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से वो अपनी टेल का इस्तेमाल करते हुए उसको खुद से दूर कर चुका, जिसकी वजह से जूहोन की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। और अभी ये सब खत्म नहीं हुआ था क्योंकि वो उड़ता हुआ सीधा एक दीवार से टकरा जाता है और इसी चीज का मौका पाते हुए उस पाइथन ने उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन जूहोन कैसे न कैसे करके खुद को बचा ही लेता है, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड रैली का इस्तेमाल करने के साथ ओरा फार्मिंग करते हुए उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो रैली सीधे उसके माथे में पियर्स हो चुका था। पर जूहोन यहाँ तक नहीं रुकता, वो अपनी सारी की सारी एनर्जी उस रैली में लगाने लगता है, लेकिन ज्यादा पावर लगाने के चक्कर में वो रैली ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से जूहोन उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाने लगा। अब ये देखकर वो पाइथन तुरंत खुद को आजाद कराते हुए उसके पैरों को काट लेता है, पर जूहोन हार नहीं मानना चाहता था, इसी वजह से वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसकी आंखों में तेज दनादन बजाया जा रहा था। दूसरी तरफ वो पाइथन में ढीठ होता है क्योंकि उसने कैसे न कैसे करके जूहोन के दोनों पैरों को अपने पेट में डाल लिया था, जिसकी वजह से जूहोन अब बेहोश हो नहीं पा रहा था, लेकिन वो पाइथन उसे बेहोश होने का मौका ही नहीं देता क्योंकि उसने तुरंत उसको जमीन पर पटक दिया था। यहाँ तक कि वो पाइथन भी धीरे धीरे उसको खाना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ जूहोन तड़पते हुए कह रहा था, तेरे की इस इंजन की ऐसी की तैसी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ ऐसा ट्रीट करने की, लेकिन क्यों टेजून मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर हम उस सीन की तरफ आते हैं जहाँ पर क्यों टेजून यानी उसका बॉस उसको बता रहा था यह मिशन कामयाब होना चाहिए, इसके बदले मैं तुमको एक ऐसा रिवॉर्ड दूंगा जो इसके लायक होगा। फिर यहाँ से प्रेजेंट की तरफ आता है जहाँ पर हम काफी सारी लाशों को देख पाते हैं, जबकि दूसरी तरफ जूहोन अभी तक मरा नहीं था। वो कैसे न कैसे करके अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करने लगता है, पर ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, पर वो कैसे न कैसे करके आखिर में अपनी स्वॉर्ड को उठाने में कामयाब रहा। पर ये मौत का तांडव अभी तो शुरू हुआ है क्योंकि सामने की तरफ पाइथन अपना मुंह खोलकर उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि तू अब पूरा का पूरा मेरे पेट में जाएगा। जो सब समझने के बाद जूहोन कहा, मैं तो यहाँ कायर की तरह मरने वाला हूँ, जिसके बाद उस पाइथन ने उस पर धावा बोल दिया था। फिर वहाँ पर अचानक से अंधेरा हो जाता है और उस अंधेरे में हमें जूहोन की आवाज आती है, सीओ जूहोन जो 38 साल का है और मुझे लगता है कि आज मैं मर जाऊंगा। फिर हम इस काले अंधेरे के बाद उजाले की तरफ आते हैं जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जूहोन तो अभी भी जिंदा है, साथ ही साथ वहाँ का टाइम पूरी तरह से रुक चुका था। अब ये देखकर जूहोन काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहता है, आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। जब वो ऐसा सोच रहा था तभी उसको एक अनजान आवाज सुनाई देती है जो उससे कह रही थी, हे भगवान कितना घटिया आदमी है, वैसे क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो। अब उस आवाज को सुनने के बाद जूहोन उस आवाज से कहना शुरू करता है, मैं हमेशा साउंड वाले की आवाज को सुन सकता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह की डिवाइन ऑब्जेक्ट हो, लेकिन अगर तुम आसपास हो तो इस स्नेक से छुटकारा दिलाओ और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो आवाज उस पर हंसने के साथ बताती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस तरह से जी सकते हो। अब ये सुनकर जूहोन का ध्यान नीचे की तरफ चला गया था जहाँ पर उसको देखने को मिलता है कि मेरे दोनों पैर आधे हो चुके हैं, इसी वजह से वो काफी ज्यादा डर गया था। पर वो आवाज उसको बताती है कि तुम पूरी तरह से 2 हिस्सों में बट गए हो, क्या तुम्हें इतने गहरे घाव में जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा। अगर मैं उस स्नेक को हटा भी दूं तो भी तुम यहाँ से चल नहीं पाओगे, क्या तुम रेंग कर बाहर निकलने की सोच रहे हो। पर तुम काफी किस्मत वाले थे और तुम्हें क्या लगता है तुम कब तक जिंदा रहोगे, पर तुम्हारा अंत काफी पूरा होने वाला है। साथ ही साथ बेमिसाल टैलेंट होने के बावजूद तुम गलत एरा में पैदा हुए और तुम्हें काफी तकलीफ उठानी पड़ी। अब तुम अपनी चालाकियों का पूरा इस्तेमाल किए बिना ही मर जाओगे। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जूहोन बताता है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते फिर भी बकवास कर रहे हो, मैं ऐसे नहीं जीना चाहता, बिल्कुल नहीं। क्यों टेजून चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी तरह मैं तुम्हें मार डालूंगा कसम से। उसकी इस बात पर आवाज बताती है, तुम मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे और उस जैसा टैलेंट का खत्म हो जाना सचमुच बर्बादी होगी। जिसके बाद जो आवाज उसे बता रही थी वो सामने की तरफ आ जाती है। अब इस नजारे को देखने के बाद जूहोन के उड़ चुके थे और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज एक क्रोस से आ रही थी। जिसके बाद वो क्रोस को बताना शुरू करता है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, देखते हैं कि क्या इस बार तुम सच में किंग का थ्रोन हासिल कर पाते हो। इसी के साथ उसने एक हीलिंग बीन उस पर लॉन्च कर दी थी जो जाकर सीधे उस पर पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का टाइम रिवर्स होने लगा था और इसी के साथ उसके दोनों पैर वापस आ जाते हैं। पर उसको इसके बदले काफी ज्यादा दर्द सहना पड़ा। तभी यहाँ से एक जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर जूहोन उसी बातों को सोच सोच कर अपने मन में कह रहा था, एक किंग, पर अगर कोई मदद मांग रहा होता तो मैं समझ सकता था, लेकिन एक क्रो पहली नजर में तो यह कोई हीरो क्लास का रैलिक लग रहा था, लेकिन क्या यह असल में गॉड क्लास का रैलिक हो सकता है। पर जरा रुको, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मेरे पैर वापस आ गए हैं, लेकिन इस बात को साइड में रखते हैं, मैं जिंदा कैसे हूँ। जो सब बताने के बाद वो अपने आसपास नजर मारता है जहाँ पर उसको जानने को मिलता है कि मैं तो एक पुलिस स्टेशन में हूँ। यहाँ तक कि वहाँ के ऑफिसर्स उसकी ऐसी हरकतों को देखने के बाद अपने मन में कह रहे थे उसको अचानक क्या हो गया, पर वह मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। अभी आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जूहोन यहाँ पर कर क्या रहा है, तो ये बात आप लोगों को थोड़ी देर में ही मालूम पड़ जाएगी। बात रही इन दोनों माँ बेटे की, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो बात यह है कि जूहोन ने उसके बेटे को काफी बुरी तरह से मारा है। अब ये बात सच है या नहीं तो हमें कहानी में आगे जानने को मिलेगा। सामने की तरफ ओल्ड लेडी उसके अजीबोगरीब हरकतों को देखने के बाद ऑफिसर से कहती है, अब उसे देखो वह कितना ज्यादा अजीब है ना, और तुम्हें उसे ठीक से पूछताछ करनी चाहिए। ये बात सुनकर वो ऑफिसर जूहोन से कहता है, अरे यहाँ पूछताछ चल रही है और मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, तुम बस बता क्यों नहीं देते। पर जूहोन उससे कुछ भी नहीं कहता। अब उसको कुछ ना बोलता देखकर वो ऑफिसर उससे कहता है, अरे यार हम यहाँ पर पूरी तरह से फ्री नहीं है। जबकि जूहोन अपनी सीट पर बैठते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ये उस गुरु का काम है, लेकिन कोई सपना या कोई इल्यूजन, पर मुझे ये सब साफ साफ याद है। सामने की तरफ ऑफिसर उससे बार बार पूछताछ करके परेशान हो गया था, यहाँ तक कि वो कहता है, क्या तुम अपना नाम तक नहीं बताओगे और मुझे बता दो क्योंकि मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया हूँ। अब ये सुनकर उसके बगल वाला पर्सन बताना शुरू करता है, नए साल की शुरुआत में ही हम सच में पूरी तरह से फंस गए हैं, है ना। पर 2025 की क्या जबरदस्त शुरुआत है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जूहोन काफी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर वो सामने की तरफ डेट और टाइम देखते हुए अपने मन में कहा कि 2025 इसका क्या मतलब है, क्या मेरा रिइनकार्नेटेड हुआ है। लेकिन नहीं, अगर अभी 2025 है तो इसका मतलब है कि ये 15 साल
पहले की बात है, तो क्या मैं समय के पीछे चला गया हूँ सच में? तभी उसको अचानक से उस क्रो की बात याद आने लगी थी, जहाँ पर उसने बोला था मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, देखते हैं कि क्या इस बार तुम सच में किंग का थ्रोन हासिल कर पाते हो। जो सब याद करने के बाद जो है उनको भी यकीन होने लगा था कि मैं 15 साल पीछे आ गया हूँ, और वो अभी सोच कर खुश हो रहा था। तभी सामने की तरफ वो लेडी उस पर चिल्ला पड़ी, अरे तुमने ऑफिसर के सवालों का जवाब तक नहीं दिया, बस तुम बुदबुदा रहे हो और मुस्कुरा रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम कैसे हालात में हो? अब इस लेडी को देखने के बाद जो है अपने मन में कहा कि सोचने पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस लेडी को पहले तो कभी देखा है। फिर उसकी नजर सामने की तरफ चली जाती है, जहाँ पर उसका बेटा उसको देखते हुए हंस रहा था। अब ये सब देखने के बाद जो है उन पलों को याद करते हुए कहा कि अब मुझे याद आया, इस लड़के ने ही पहले झगड़ा शुरू किया था, इसलिए मैंने उसे धक्का दिया। लेकिन जैसे वे कह रहा हो कि मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था, फिर वो अपने आप ही गिर गया। जिसके बाद वो लेडी फिर से उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुमने मेरे बेटे को मारा है ना? साथ ही वह तो बस हाई स्कूल का सीनियर है, और ऐसी चीजों में मेरा समय बर्बाद मत करो। अगर सदमे की वजह से उसके ग्रेड्स गिर गए तो क्या होगा? उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जो है फिर से अपने मन में कहने लगा, 15 साल पहले ये मामला कैसे सुलझा था? अरे हाँ, मुझसे बहुत ज्यादा सेटलमेंट की रकम मांगी गई थी, इसलिए मैंने उसे कम करवाने की कोशिश की और मैंने घुटने टेक कर और बहुत गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी, पर उस समय मेरे पास पैसे भी नहीं थे। अब उसके यूं खोया खोया देखकर वो आंटी उस पर फिर से चिल्लाते हुए कहती है, कितना अजीब इंसान है, जब कोई बात कर रहा है तो तुम्हें सच में उसकी बात सुननी चाहिए। फिर वो उसको एक थप्पड़ लगाने ही वाली थी, पर उससे पहले हमारा जो है बड़ा झपकते ही उसका हाथ पकड़ लेता है। अब ये देखकर वो ऑफिसर और उसका बेटा काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ जो है उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैंने कैसे कर लिया, पर वो भी इस पर ध्यान नहीं देता। यहाँ तक कि वो उस पर गुस्सा करते हुए भी कहता है, बस भी कीजिए मैडम, झगड़ा तो आपके बेटे ने ही शुरू किया था, और हाँ, क्या आपको नहीं लगता कि आप सेटलमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसे मांग रही हो? कहते हैं कि अमीर लोग बहुत बुरे होते हैं, और आप बिल्कुल वैसे ही हो। अब उसको अपनी माँ पर चिल्लाता देखकर वो बंदा सामने की तरफ आते हुए कहता है, अरे ओ कमीने, अब तुझे बोलने की सूझी है? जिसके बाद वो सीधे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। जो देखकर जो है आर्म थ्रो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीधे उसको जमीन पर गिरा देता है। अब ये देखकर उस ऑफिसर और उसकी माँ के दोनों के ही आगे फटी की फटी रह गई थी, जबकि जूहे भी हैरान होते हुए अपने मन में कह रहा था, मुझे पता था मेरी बॉडी अब हल्की फील हो रही है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे अभी तक रेलिक सिंड्रोम नहीं हुआ है? वैसे क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले 15 सालों में मैंने जो कॉम्बैट स्किल सीखी थी वह अभी भी बरकरार है? अगर ऐसा है तो बढ़िया, सच में मेरी तो लॉटरी लग गई। नीचे की तरफ पड़ा हुआ वो बंदा खुद को संभालते हुए कहता है, धिक्कार है तुम पर, अब तुमने सच में हद कर दी। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जो है उनको भी होश आ गया था, इसी वजह से वो उसे छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही उसकी माँ उस पर लपकते हुए कहती है कि क्या तुम ठीक हो बेचारा, क्या तुम्हें चोट लग गई है? फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो है उनके सरकत की वजह से ऑफिसर उसको जेल में डाल रहे थे, जबकि वो लेडी ऑफिसर पर चिल्लाते हुए कह रही थी, तुम्हें सच में क्या लगता है कि क्या ये सही है? आज के जमाने में तुम सभी मेरे दोस्तों को फोन करके उनसे ये क्यों नहीं पूछते? अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? यहाँ तक कि मैं उसे कोर्ट के बाहर कैसे दूंगी, और तुम्हें पता है कि उसने मेरे बेटे पर अटैक किया था। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जो है अपने मन में कहा कि वह क्या बकवास कर रही है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पर जब एक बार रेलिक सामने आ जाएंगे तो यह दुनिया बिना किसी कानून वाली बंजर जमीन में बदल जाएगी, और उनमें पॉपुलर्स नोवेल्स मिले। इसी के साथ लंबे समय से चली आ रही कहानियों में दम था, और जिनके पास रेलिक्स थे उन्हें कई तरह के सुपर नेचुरल पावर्स मिली थी। यहाँ तक कि हर कोई रेलिक की तलाश में निकल पड़ा। मुझे जो मिला वह आर्कियोलॉजिस्ट का रेलिक था, और मुझे गोल्ड मिल गया। फिर मैंने सोचा टॉम और उनके रेलिक के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करके मैं अपनी दुख भरी जिंदगी को खत्म करके नई जिंदगी शुरू कर पाऊंगा, पर ऐसा नहीं था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा उस वॉरियर से कह रहा था, तुम्हारा क्या मतलब है कि हम टॉम में नहीं जा सकते? उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो बंदा उसको बताना शुरू करता है, डीकेबीएम के पास इस टॉम के एक्टिवेशन की स्पेशल परमिशन है, इसलिए प्लीज यहाँ से चली जाओ। अब ये सुनकर वो पर्सन अपना रैलिक उसकी तरफ करते हुए कहता है कि आप इसको भी मत करो और मेरे रास्ते से हट जाओ। जो देखकर वो वॉरियर भी अपने छोटे से रैलिक का इस्तेमाल करने के साथ उसके उस रैलिक को बीच में से याद कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। जबकि दूसरी तरफ से एक बंदा अपने गन को उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा, अगर तुम फिर भी रजिस्ट करोगे तो हम फायर कर देंगे। अब ये सुनकर वो बंदे बिना किसी देरी के वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद हमें जो है ऑन बैकग्राउंड में बताने लगा था। तभी से ये सब शुरू हुआ। डीकेबीएम के चेयरमैन क्यों से शुरू करके जिन लोगों के पास रैलिक थे उन्होंने ये पक्का करने के लिए कदम उठाया कि उनके अलावा कोई और उन्हें खोद कर ना निकाल सके। खुशकिस्मती से रैलिक खोजने के मेरे टैलेंट को पहचान मिली, जिसके बाद मुझे डीकेबीएम ने सेलेक्ट किया और मैंने चेयरमैन के लिए हर तरह का गलत काम किया, तस्वीर चोरी, जासूसी और टॉम की चीजों को चुराना भी। और मैंने उन टॉम में भी घुसपैठ की जहां गवर्नमेंट ने जाने पर रोक लगा रखी थी, और वहां से पुरानी और कीमती रैलिक को चुराया, जिसकी वजह से नतीजा यही हुआ कि चेयरमैन ने काफी ज्यादा दौलत जमा कर ली। फिर हम दूसरे सीन की तरफ आते हैं, जहां पर दो बंदे आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, कितना घटिया और बीमार सोच वाला इंसान है यार, क्या बताऊं, बिल्कुल सही कहा तुमने। तभी उनकी नजर जो है उन पर पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो कहने लगे, वह कमीना जो मोनोपॉलिटिक्स की चापलूसी करके अपना गुजारा करता है। साथ ही साथ दूसरा बंदा भी उससे कह रहा था, तुम चेयरमैन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते है ना, और ज्यादा घमंड मत दिखाओ। तभी हमें बैकग्राउंड में जो है उनकी आवाज आती है, तो तुम मुझे ऐसा समझते हो मैंने क्यों टेजून का कुत्ता बनने का फैसला किया और मुझ पर की गई हर बेइज्जती को सहा। नतीजा यह हुआ कि फिर हम उस सीन की तरफ आते हैं, जहां पर उसके एक साथी उसको बता रहा था, कैप्टन ये सब उनके द्वारा बिछाया गया एक ट्रैप है। कैप्टन ये उनके द्वारा बिछाया गया एक ट्रैप है। जो सब याद करने के बाद जो है अपने मन में कहा कि जल्दी ही रैलिक दिखाई देंगे और दुनिया अराजकता में डूब जाएगी। और यह अच्छा है कि मैं स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है, मुझे जल्द से जल्द एक्सकवेशन के लिए पैसे जुटाने होंगे। अभी अचानक से उसके सामने एक स्क्रीन अपेयर हो चुकी थी, जिसमें लिखा था टॉम रेडर सीईओ जूहेयॉन। अब इस नजारे को देखने के बाद जूहेयॉन कहता है, अबे यार अब ये क्या बना है, हवा में कोई टेक्स्ट क्यों तैर रहा है? अरे यार लगता है मुझे अब अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगी है। उसके ऐसा कहते एक और टेक्स्ट अपेयर हो चुका था, जिसमें लिखा था, वह बेचारा जेब कतरा जो सवाल चलाना भी नहीं जानता। अब इस चीज को पढ़ने के बाद जूहेयॉन का दिमाग खराब हो चुका था। साथ ही वो कहता है, सिर्फ कोई पुराना रैलिक ही ऐसा अजीबोगरीब हरकतें कर सकता है। अरे कौवे अभी बाहर आओ, क्या तुम छिपकर मुझ पर नजर रख रहे हो? उसी वक्त उसके सामने एक और स्क्रीन अपेयर हो चुकी थी। जो सब देखने के बाद वो कहता है, एक स्टेटस विंडो और स्पाई एफ रैंक। अरे कमीने कौवे, मेरी जिंदगी कोई गेम नहीं है। जिसके बाद उसका सिस्टम उसको कुछ बता रहा होता है। जो सब पढ़ने के बाद वो कहता है कि क्या 4 टैलेंट एक्टिव करते हैं। पहले तो तैरता हुआ टेक्स्ट आया था और अब एक क्वेस्ट, लेकिन उसके शोर शराबे के चक्कर में वहां पर एक ऑफिसर आते के साथ उसे धमकाता है, अरे यार तुम्हें क्या हो गया है और आवाज धीमी रखो। जो सब बताने के बाद वो वहां से चला जाता है। उसके वहां से चले जाने के बाद जो है अपने मन में कहने लगा, तो क्या ये सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ? इससे मुझे याद आया। फिर वो सामने पड़े उसको को बड़े ध्यान से देखते हुए कहा, मैं 1 मीटर के दायरे में चीजों को बड़े साफ साफ तरीके से देख सकता हूँ, और यह एबिलिटी आर्कियोलॉजिस्ट रैलिक से मिली थी, पर अब मेरे पास वह रैलिक नहीं है। लेकिन क्या वह एबिलिटी अभी भी है? लेकिन लगता है कि अब से ये स्टेटस विंडो में दिखेगा, है ना? पर रुको, अगर ये 1/4 है तो इसका मतलब है कि मेरे पास अभी भी 3 बचे हैं, और अब मेरे पास कुछ इनिशियल कैपिटल
निकला फिर भी आखिर वह रैली करने की कोशिश क्या कर रहा है। वैसे भी उन रैली की इंसानों की खुशी की चाहत तो हो नहीं सकती। जब वो अपनी सोच में डूबा ही हुआ था उसी वक्त वहाँ पर उसका बंदा आते के साथ कहता है कि हेलो सीओ जून हेयोन। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बंदा जो हेयोन को बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है तुम्हारी किस्मत तो ऐसी ही है ना। वह हाई स्कूल का स्टूडेंट पहले भी कई बार ऐसी हरकतें कर चुका है और उसे जेल में होना चाहिए था, तुम्हें नहीं। वैसे चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जो हेयोन उनका शुक्रिया अदा करने लगा था। अब ये सुनकर मिस्टर जियान वो उससे कहने लगे थे क्या तुम्हारे सिर पर चोट लगी है या कुछ और हुआ है, तुमने अभी अभी थैंक्स यूं कहा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। बताओ क्या हो रहा है, तुम अब बिल्कुल आम आदमी जैसे लग रहे हो। लगता है वह होल्डिंग सेल तुम्हारे लिए काफी डरावनी रही होगी। जबकि जो हेयोन उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहा कि डिटेक्टिव किम जियान वो जब मेरा कोई नहीं था तब उन्होंने ही मेरा ख्याल रखा था। 15 साल पहले वह सच में काफी ज्यादा यंग दिखते थे। इसी के साथ उन दोनों ने एक साथ टहलना शुरू कर दिया था। जबकि दूसरी तरफ जो हेयोन का कहना है अरे मिस्टर जियान वो क्या हाल फिलहाल में कोई अजीब घटना हुई है और कोई ऐसा पर्सन जिसके पास किसी मोस्टर का साया हो या जिसके पास कोई साइकिक पावर्स हो। अब उसकी ऐसी अजीबोगरीब बातों को सुनने के बाद जियान का कहना है तुम ये क्या बात कर रहे हो, क्या तुम सच में ठीक भी हो और तुम्हें ऐसी चीजों के बारे में किसी साइकिक बताने वाले से पूछना चाहिए। वैसे हो सकता है कि मेरी वाइफ साइकिक बताने वाली हो क्योंकि कभी कभी वह मेरे छिपाए हुए पैसे ढूंढ लेती है। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जो हेयोन ने अपने मन में कहा कि तो रैलिक यूजर्स अभी भी मौजूद नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जियान वहीं पर रुकने के साथ उसको बताते हैं जल्दी घर जाओ और थोड़ा आराम करो क्योंकि तुम काफी थके हुए होंगे। जो सुनकर जो हेयोन उनसे अलविदा लेते हुए वहां से चला जाता है। फिर हम रास्ते की तरफ आते हैं जहाँ पर वो अपने मन में कह रहा होता है इस समय टॉम दिखाई देने लगे थे लेकिन अभी तक कोई भी रैलिक यूजर नहीं है, इसी वजह से यही सही मौका है। लेकिन पैसा ना होना एक दिक्कत है। शुरुआती रैलिक शायद यूरोप और अमेरिका में ज्यादा नॉर्मल थे तो इसको देखते हुए मुझे फ्लाइट के लिए जल्दी ही पैसे का इंतजाम करना होगा। और वो अभी गली में मुड़ा ही था तभी कुछ बदमाश सामने की तरफ आते हुए उससे कहते हैं अरे सीओ जून हेयोन काम करने के बजाय तुम यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हो। अब इन बंदों को अपने सामने देखने के बाद जो हेयोन ईवल की तरह हंसते हुए अपने मन में कहा कि मुझे अपनी कमाई का जरिया मिल गया। पार्क क्यूंग टे पहले गैंगस्टर था जो अब आर्ट ब्रोकर बन गया है। साथ ही वह इलाके का एक गुंडा है जो अपनी बड़ी बहन पार्क क्यूंग के साथ एक छोटी सी गैलरी चलाता है। लेकिन हाई स्कूल के दिनों में मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने इनके यहाँ पार्ट टाइम नौकरी कर ली जिसकी वजह से बहुत कम सैलरी और मारपीट झेली और साथ ही खुद को एक वफादार कुत्ते की तरह बर्ताव करने के लिए मजबूर किया। अब उसको कुछ ना बोलता देखकर एक बंदा उसके कनपट्टी पर हाथ धरते हुए कहता है तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, क्या तुम्हें बात समझाने के लिए मुंह पर एक मुक्का मारना पड़ेगा। ओए हमें घूरना बंद कर कमीने। जो सब बताने के बाद वो उसको एक जोरदार तमाचा मारने ही वाला था लेकिन उससे पहले ही जो हेयोन उसको तमाचे पे तमाचा मारते हुए जोर का घूसा लगा देता है। अब इस नजारे को देखने के बाद उन सभी के सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। जबकि दूसरी तरफ जो हेयोन उनको बताने लगा था इतना काफी होगा, वापस जाकर अपने बॉस को बता दो कि मैं आज से ही अपनी नौकरी छोड़ रहा हूँ इसलिए मेरी बाकी की सैलरी और सर्विस पे फटाफट मेरे को पे कर देना। अब ये सुनकर वहाँ के सारे लोग हंसने लगे थे। जबकि पार्क किंग कहने लगा ठीक है चलो आज ही इसे निपटा देते हैं। फिर वो काफी तेजी से उस पर अटैक करने के लिए जाने लगा लेकिन जो हेयोन उस पर ही अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगा। और वो अभी तक रुका नहीं था, उसने तुरंत अपनी लात का इस्तेमाल करते हुए उसकी औकात दिखा दी। साथ ही साथ वो उसका सर पकड़ते हुए एक और लात उसके मुंह पर चढ़ देता है जिसकी वजह से वो उसके घुटनों के बल आ गया था। अपने बॉस की इतनी खराब हालत को देखने के बाद उन सभी की फटकी चौसर हो चुकी थी। साथ ही वो बंदे कह रहे थे इस आदमी को क्या हुआ, इसे तो फाइट में बिल्कुल बेकार होना चाहिए था। पर फिर भी वो लोग कैसे न कैसे करके खुद को तैयार करने के बाद जो हेयोन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया थे। अब उन लोग जो हेयोन एक करके उन सभी को धूल चटाते जा रहा था। यहाँ तक कि आखिर में आकर भी वो लोग उसका बाल तक बाका नहीं कर पाए। पर जिन लोगों ने संभाल लिया था वो उसे देखते हुए कहते हैं ये बंदा इतना ताकतवर कैसे हो गया। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जो हेयोन अपने मन में कहा कि तुम पूछ रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यह वह टैलेंट है जिसे मैंने 15 सालों से ट्रेन किया है पर शायद मैंने अभी तक काफी ट्रेनिंग नहीं की है, इसी वजह से मुझे जल्दी ही इसको पूरा करना होगा। इसी वजह से वो उन पर चिल्लाते हुए बताता है क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है। सामने की तरफ पार्क क्यूंग खुद को संभालते हुए अपने पास से डैगर बाहर की तरफ निकालने के साथ कहता है मैं भूल ही गया था कि मैं उसकी देखभाल करता था। अब अपने बॉस को इतनी खतरनाक चीज को बाहर की तरफ निकालता देखकर वो बंदा परेशान होने के साथ कहता है बॉस प्लीज ब्लेड नहीं, अगर उसे ज्यादा चोट लग गई तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन उसका बॉस उसे गालियां देना शुरू कर देता है। जबकि दूसरी तरफ जो हेयोन उस ब्लेड को देखने के बाद अपने मन में कहा कि वह ब्लेड वह तो एक रैलिक है और उसके पास ये कैसे आया होगा। खैर ऐसा होना इम्पॉसिबल है, टॉम के बाहर से भी कुछ रैलिक चुपके से इंसानों के बीच आ जाते हैं। जब वो अपने ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ था उसी वक्त पार्क क्यूंग उसकी तरफ आते हुए कह रहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना घमंड करने की, मर जा कमीने। अब उसको अपनी तरफ अटैक करता देखकर जो हेयोन कहता है कि खैर अब ये मेरा है। तो आज की ये वाली सीरीज आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो भर भर के कमेंट कर देना।